तो दोनों देश रहे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार हम आपको कहानी कुर्सी की में आज ये बता रहे हैं कि एक एक सीट को लेकर कैसे मारा मारी है और अभी तक का चुनाव किसके फेवर में जा रहा है और कौन है जिसको अभी अपनी तैयारी और करनी है। तारापुर सीट की बात हमने ब्रेक पर जाने से पहले की थी, क्योंकि ये सीट है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसी सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसी सीट पर जो फ्रेंडली फाइट है वो भी देखने को मिल रही है। अब कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा इस पर बात कर लेते हैं। क्या श्रीकांत जी आपको लग रहा है तारापुर सीट बड़ी वीआईपी सीट है, वैसे भी सम्राट चौधरी मजबूत इस पर लग रहे हैं देखने में, दो कैंडिडेट अगर महागठबंधन के उतरेंगे तो किसको नुकसान होगा? मैंने कहा आपको कि जहां भी महागठबंधन के दो उम्मीदवार उतरेंगे कांग्रेस और आरजेडी के, वहां सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा और इस सीट पर भी ऐसा ही होने जा रहा है। अगर यहां महागठबंधन का एक उम्मीदवार होता तो सम्राट चौधरी के पसीने छूट जाते, लेकिन अब आरजेडी कांग्रेस दोनों मैदान में, तो फायदा किसको होगा? सीधा फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी 9 सीटें हैं, 9 या 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के घटक दल आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और उसका सीधा फायदा एनडीए को मिल रहा है। नहीं, इस सीट की बात करें तो यहाँ आरजेडी ने अरुण कुमार ने नामांकन किया है और वीआईपी से यहाँ उनके जिला अध्यक्ष हैं सकलदेव बिंद, उन्होंने निर्दलीय यहाँ पर ताल ठोकी है। तो कुछ है वीआईपी का जनाधार इस सीट पर? नहीं, वीआईपी का कोई जनाधार तो है नहीं, जनाधार तो वाकई आरजेडी का है। अब चूंकि आप गठबंधन में लड़ते हैं तो जाहिर है कि जो आरजेडी का बेस वोट है वो आपके साथ जुड़ जाता है। ये सीट जो दरअसल पहले जेडीयू की सीट हुआ करती थी, पिछली बार जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन ये सीट इस बार बीजेपी ने उनसे ली है। और सम्राट चौधरी चूंकि बड़ा नाम, बिहार बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, जब वो वहां पर है तो जाहिर है ये सीट जो है थोड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। लेकिन जो महागठबंधन के दो घटक आमने सामने हैं, वीआईपी और आरजेडी, वीआईपी और कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर दिख रहा है कि महागठबंधन के जो वोटों का वो बिखराव होगा। और दूसरी जगहों पर भी वीआईपी के उम्मीदवार जो है बिल्कुल आखिरी समय में असमंजस की स्थिति में। और शुरू में जो मुकेश सैनी की नाराजगी सामने आई थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे थे, उस समय यही जानकारी आई थी कि मुकेश सैनी को आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने कोटे से जो सीटें दी हैं वो कौन सी सीटें हैं ये बताया ही नहीं जा रहा है उनको। और यही कारण है कि आपने देखा कि मुकेश सैनी यहां से नॉमिनेशन के लिए चले, पता चला वहां तो आरजेडी कर रहा है। फिर दूसरी जगहों पर 2-2 सिंबल वाली जो बात आई है, तो ये बात अब सही लग रही है। जब ये चीजें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी ने 10 सीटें और 8 सीटें जो कांग्रेस ने छोड़ी, आखिरी समय तक असमंजस की स्थिति बनाए रखी गई कि हम कौन सी सीटें दे रहे हैं। तो उसका नतीजा है ये सब चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखिए अगली सीट की बात कर लेते हैं। नवादा जिले की वारसलीगंज सीट की बात कर रहे हैं। यहाँ महागठबंधन के लिए जंग का मैदान बन गई है, क्योंकि यहाँ भी जो फ्रेंडली फाइट वाला टर्म गढ़ा जा रहा है, फ्रेंडली फाइट, हालांकि कौन किसको नुकसान पहुंचाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक दूसरे के वोट तो काटेंगे ही। इसकी अगर बात करें तो बड़ी खबर यह है कि इस सीट पर कांग्रेस और आरजेडी में जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने सतीश कुमार को टिकट दिया है तो आरजेडी ने यहां से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को सिंबल दे दिया है। यहां पर भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है, जिससे सीट पर महागठबंधन की लड़ाई आमने सामने की हो गई है। यहां बीजेपी ने अरुणा देवी को मैदान में उतारा है, उन्होंने कल नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अरुणा देवी की बात करें तो इस सीट से वो 4 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं, 5वीं बार मैदान में है। कांग्रेस और आरजेडी में भिड़ंत की वजह से ये सीट क्या बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है फैजान जी। वारसलीगंज सीट पर बहुत बहस मुबाहिसा चल रहा था और ये 12 बजे रात में जब महतो जी की पत्नी ने जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उन्हें सिंबल मिला, 12 बजे रात में उन्हें सिंबल मिला और जाकर के उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने की तैयारी की। देखिए कौन है ये अशोक महतो कौन है? अशोक महतो की पत्नी के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं उनके पति कौन हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये सिर्फ नवादा और वारसलीगंज के ही लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है और ये किस बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं। अब नतीजा है कि टसल बिटवीन 2 स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन, नॉट स्ट्रांग मैन, वाइफ्स ऑफ 2 स्ट्रांग मैन। तो ये टसल उनके बीच में है। अब नतीजा जो भी हो उसमें 19-20 का ही मामला, अभी 20-20 का शायद चल रहा, जो भी 19 होगा या जो 20 होगा 21 होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि अभी कहना बहुत मुश्किल है कि पल्ला किसका भारी है। ये कौन 21 दिख रहा है इस पर आपको? नहीं, देखिए निश्चित रूप से अरुणा देवी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अरुणा देवी का काम किया हुआ है वह क्षेत्र,
और अशोक महतो की छवि कैसी है यह सब लोग जानता है, पहचानता है, और उनकी वह मिसेज वहां खड़ी हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है कि अशोक महतो किस चीज के लिए जाने जाते थे। वह उनका कालखंड को याद करिए, वह आपको बताएगा। और वहां पर जिस पे वोट में आपको जो वोट देना है, अरुणा देवी जिस समाज से आती हैं, उनके समाज का दांत खोदने वाला वोट उनको, जो हम लोग गांव गंवई की भाषा में बोलते हैं, वह नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को मान के चलिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से अरुणा देवी का यहाँ पर वारसलीगंज की सीट पर एज दिखाई पड़ता है, दिखाई देता। हाँ। और इसमें एक दिलचस्प चीज मैं बताऊं कि ये अशोक महतो कौन है। लोकसभा चुनाव याद कीजिए, इनकी शादी नहीं हुई थी और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लालू यादव ने इनको, चूंकि ये जेल में थे, कुख्यात अपराधी रहे हैं, जेल से बाहर आए और उसके बाद लालू यादव से टिकट मांगने गए। लालू यादव ने कहा कि भाई हम तुमको तो टिकट दे नहीं सकते, तो पत्नी को दे सकते हैं, शादी तो किए नहीं हो, तो कहा शादी कर लेते हैं। और आनंद फानंद टिकट के लिए शादी, टिकट के लिए शादी की अशोक महतो ने 60 साल की उम्र में। 60 साल की उम्र में। और दिल्ली में ये एक महिला थी जो वहाँ जॉब कर रही थी, उन्होंने जॉब रिजाइन किया, शादी की, टिकट लिया और मुंगेर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था ललन सिंह के सामने। और इनकी पत्नी जो है काफी कोशिश की उन्होंने। और इसमें लालू यादव का एक प्रयोग भी था। लालू यादव ये चाह रहे थे कि उस इलाके में कुर्मी बनाम भूमिहार की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुर्मी जो है, जाहिर नीतीश कुमार उसी जाति से आते हैं और ये एनडीए का बेस वोट है। तो इनकी कोशिश थी कि हम एक तरह से अगड़ा पिछड़ा की जो लड़ाई है उसको करें। तो एक प्रयोग मुंगेर में किया गया था, हालांकि वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो एक बार फिर अशोक महतो भी आए थे चुनाव के पहले। एक तस्वीर आपने देखी होगी कि लालू यादव के घर के बाहर, माफ कीजिएगा, जो तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे थे अशोक महतो। दरवाजा ही नहीं खुला। कहा गया कि अशोक महतो ने एक नारा दे दिया जो पहले काफी चर्चित रहा है, भूरा बाल साफ करो। हाँ। तो इसको इन्होंने हवा दी हाल में। हाँ। तेजस्वी यादव A to Z की बात कह रहे थे, तो फिर हुआ कि भाई ऐसे आदमी को तेजस्वी ने दरकिनार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक। विधानसभा में भी उनको उतार दिया गया है और उनके सामने जो महिला हैं, उनके पति भी उस इलाके के एक कुख्यात अपराधी रहे हैं जिनका नाम अखिलेश सिंह है। तो दो बड़े अपराधियों के बीच नवादा के वारसलीगंज में मुकाबला रहा है। आज से नहीं, पिछले 3 दशकों एज लग रही है अरुणा देवी को। अब चूंकि जाहिर है अभी जो जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो वहां ये दिखता है अरुणा देवी को। ऐसी एक और सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट है नरकटियागंज की। यहाँ भी दो पार्टियां महागठबंधन की दावेदारी कर रही हैं। बड़ी खबर ये बता दूं आपको कि नरकटियागंज सीट पर भी महागठबंधन में जो पेंच है वो फंसा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां इस सीट पर दावेदारी कर रही हैं। कांग्रेस यहां से फिर से विनय वर्मा को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी इस सीट पर अपना दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विनय वर्मा हार चुके हैं। विनय वर्मा को बीजेपी की रश्मि वर्मा ने 21,134 वोट से हराया था, लेकिन इस बार नरकटियागंज से बीजेपी ने संजय पांडे को टिकट दिया है, यानी उन्होंने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस फिर से यहां पर अपने उसी उम्मीदवार को उतारना चाहती है जिन्होंने पिछली बार हार का सामना किया था, वो है विनय वर्मा। अब ये नरकटियागंज से बताइए संजय जी, नरकटियागंज वो सीट जहां कांग्रेस हार गई, फिर भी इस पर दावेदारी कर रही है, आरजेडी चाहती है हमें मिल जाए, क्या होगा इस सीट पर? नरकटियागंज पर एक्चुअली जो फैमिली है विनय वर्मा की, उन लोग का शुरू से उस इलाके के लोग हैं, उस जवार के जमींदार लोग थे उस समय से, और बहुत सारा उनका 10,000 तो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को बसाया हुआ उस जमाने में, तो काफी अच्छा वोट है। तो जहां हमने आपको कहा ना कि ट्रायंगुलर फाइट जहां भी होगा, निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। तो वो सीट मान के चलिए कि महागठबंधन को नहीं मिली। इस बार नए चेहरे को इन्होंने उतारा है, संजय पांडे जी, संजय पांडे को उतारा है, अच्छी बात है, लेकिन संजय पांडे के उतारने से कुछ नहीं होगा। वोट तो लोग पार्टी के नाम पर ही देता है ना। और सवाल है कि ठीक है वहाँ ब्राह्मण्स की आबादी भी है, लेकिन इतना नहीं है कि अकेले वो लोग वोट जिता सके। ठीक, देखिए रश्मि वर्मा का टिकट काटा इस बार और संजय पांडे को मैदान में उतारा। संजय पांडे के लिए क्या महागठबंधन ने ये राहें आसान कर दी, या ये सीट लग रहा था कि जाएगी एनडीए के खाते में? देखिए, अगर बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं बदला होता तो ये सीट हाथ से निकल जाती। बीजेपी ने अच्छा फैसला लिया है और मुझे लगता है कि संजय पांडे एक साधारण परिवार से आते हैं, छवि भी साफ सुथरी है। राजन तिवारी जो बाहुबली नेता हैं बीजेपी के, वो दावा कर रहे थे इस सीट पर, लेकिन जब संजय पांडे को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। वो पहले कह रहे थे कि अगर हमको सीट नहीं मिला तो उस इलाके की 3-4 सीटों पर लड़ेंगे और खेल बिगाड़ देंगे एनडीए का।
लेकिन एनडीए ने ऐसा उम्मीदवार चुना है जिसका विरोध करना राजन तिवारी को महंगा पड़ सकता है। ब्राह्मण परिवार का गरीब बच्चा, साफ छवि है उसकी मुखालफत करेंगे तो ब्राह्मण ही इनके खिलाफ हो जाएंगे, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो अब राह आसान हो गई है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार विधानसभा में भी पहुंच सकते हैं। नहीं, अगर इसके जातीय ताने बाने की बात करें रवि जी, तो क्या कौन सा यहाँ पर बाहुल्य जाति है जिसके उलटफेर से यहाँ जीत हो सकती है, हार हो सकती है? देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से यह जिस सीट की बात कर रही है, स्पेसिफिकली संजय पांडे की जो बात आ रही है, वहां से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, कई दफा जिला अध्यक्ष रहे हैं, और वो मजबूत पकड़ वाले ग्राउंड जीरो पर वो काम किया है, क्योंकि वो पैसे धन उनके पास नहीं है, उनके पास में जन का बल है। निश्चित रूप से यह आप देखिएगा तो इस सीट पर उनकी चमक और धमक आपको चुनाव में दिखाई पड़ेगी, यह बात को, क्योंकि उनके लिए लोग क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। अभी आप समझ सकते हैं जब लोग उनके जिस व्यक्ति के लिए, जिस प्रत्याशी के लिए क्राउड फंडिंग करें तो उसका क्या इमेज होगा, क्या चमक और धमक होगी, यह कहने वाली बात नहीं है। जो सीट कांग्रेस हार गई, उस सीट पर भी कांग्रेस अपना दावा इस बार छोड़ना नहीं चाह रही है। सीट को तो देखकर ये समझ आ रहा है, सोचिए 21,134 वोट से अगर कोई कैंडिडेट हारा है, फिर कांग्रेस उसी को उतार रही है। आरजेडी कह रही है नहीं, हम अपना उतारेंगे। तो कांग्रेस इस बार चाह रही है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें। जी हाँ, कांग्रेस की कोशिश देखिए शुरू से रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करें, और इसके लिए ही उन्होंने एक रणनीति के तहत दबाव बनाया। राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद उनका जो कहें उत्साह, जोश थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे तो सभाओं में उनके भीड़ आ रही थी। ये सही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह भी उस समय बढ़ा था। आरजेडी भी साथ जरूर थे, लेकिन ऐसा लगा कि ये पूरी महफिल जो है राहुल गांधी लूट गए। तो उसको इस तरह से देखा गया कि कांग्रेस ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसे सीटों के मामले में दबाया ना जा सके। दूसरी तरफ आरजेडी ये चाह रही थी कि भाई पिछली बार आपको हमने 70 सीटें दी, आप सिर्फ 19 लाए, आपका स्ट्राइक रेट काफी खराब है, आपकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। कांग्रेस वाले कहते थे कि भाई आपने 70 तो दे दिया, लेकिन कैसी सीटें दी? सब हारने वाली सीटें दी। ऐसी सीटें 37 दे दी जो पिछले 3 चुनाव में वो महागठबंधन का कोई जीता ही नहीं था। तो इसको लेकर रस्साकस्सी जो है वो कांग्रेस आरजेडी में लगातार चलती रही, और वो रस्साकस्सी आखिर तक बनी रही। कौन सीटें होंगी, किसकी होंगी, और वो जिस सीट की आप बात कर रही हैं वहाँ रश्मि वर्मा है, वो जाहिर है वो पहले से माना जा रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इलाके में भी कई ऐसे और दूसरे विधायक हैं जिनकी भूमिका एनडीए के पक्ष में अच्छी नहीं रही है, विरोधियों के साथ मिलना या फिर कई विवादों में वो शामिल रही हैं। तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि रश्मि वर्मा का टिकट इस बार कट रहा है। ठीक है, यानी एज है यहाँ पर भी एनडीए को। जी जी जी। इस सीट पर भी देखिए, अगर एनडीए को एज है तो दूसरी एक और ऐसी सीट है जिसकी हम बात कर लें, वो है रोसड़ा की सीट। इसकी बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस और लेफ्ट में घमासान की तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार आमने सामने आ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के बीके रवि ने पर्चा भरा है, तो लेफ्ट के लक्ष्मण पासवान ने भी नामांकन कर दिया है। कांग्रेस के बीके रवि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को रोसड़ा से टिकट दिया है। तो यहाँ भी महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार हैं जो मैदान में आ गए हैं, और बीजेपी ने यहाँ से वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। अब वीरेंद्र सिंह के कंपैरिजन में बीके रवि की बात करना और लक्ष्मण पासवान की बात करना, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको कैंडिडेट? इस सीट पर क्या हो सकता है रोसड़ा? देखिए, रोसड़ा जो है सो रिजर्व सीट है, और वह सीट किसका है? वह समस्तीपुर, हमको जहां तक याद पड़ता है समस्तीपुर लोकसभा जो है उसमें आता है, और वह सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, वह शांभवी चौधरी वहां से सांसद हैं। तो ये समझने वाली बात यह है कि यह रोसड़ा सीट की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां से क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई प्रत्याशी नहीं मिला, ये और कहां से कौन सा प्रत्याशी वहां से बना? तो ये इसी को आप थोड़ा सा डिकोड करिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वहां पर पेच फंसता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है, पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ महागठबंधन को एज मिल सकती है, निश्चित रूप से वहां एज मिलेगा अगर यदि, और ठीक से अगर यदि लोग चुनाव लड़े स्ट्रेटेजिकली जो होता है। तो देखिए, एक बात और समझना पड़ेगा कि महागठबंधन के पास में हम लोग, ठीक है, कोई किसी को बोल दे रहा है इसको एज मिल रहा है, इसको हार रहा है, ये जीत रहा है। महागठबंधन के पास में वोट है, वो 35% वोट की बात है, उसके पास इंटैक्ट वोट है। उसको शॉर्ट कितना करता है इसको आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, उसको 6 और 7% शॉर्ट करता है, जो कि हमको आपको डेंट करके, या वहां पर वो अगर यदि मजबूत फील्डिंग करे तो वहां से वो ले जाएगा, तो फिर तो सरकार उसकी बनती हुई ऐसे ही दिखाई पड़ेगी। इसी की कमी दिखाई पड़ती है। ठीक है, अब अगर कांग्रेस और ये जो सीपीआईएम की हम बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों ही मैदान में रहते हैं, कोई एक भी अगर नहीं बैठता है, नामांकन वापस अपना नहीं लेता है, तब भी ये सीट रोसड़ा की जो सीट है वो महागठबंधन के खाते में ही जाएगी। एक तो ये कि रोसड़ा सीट का जब नाम आता है तो रामविलास पासवान की भी याद आती है, और अभी जैसा कि रवि जी ने बताया कि समस्तीपुर में ये पड़ता है, तो समस्तीपुर से सिटिंग एमपी हैं शांभवी चौधरी,
जो अपने मंत्री नीतीश जी के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी भी हैं, लेकिन एलजेपी की ये उम्मीदवार रही और एलजेपी की ये एमपी हैं। समझ में नहीं आता है कि एलजेपी की सीट है ये, तो फिर वहां से एलजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है? बीजेपी ने उतारा है। बीजेपी ने उतारा है उनको, इसका मतलब एलजेपी को वो सीट नहीं मिली या जो भी मामला रहा हो। अब वहां पर सीपीआई का भी देखिए, एक जमाने में समस्तीपुर गढ़ रहा है उनका, वहां पर रहा कि उनके एमएलए एमपी वहां से जीते हैं समस्तीपुर से, तो वो अपना पुराना कनेक्शन देखते हुए उन्होंने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हालांकि वो लेफ्ट की सीट अब उतनी ज्यादा नहीं रह गई है, उतनी अहम सीट लेफ्ट की नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें लेफ्ट को कहीं कोई एज मिलेगा। किसको मिलेगा एज? कांग्रेस को? ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा। ठीक, फाइट इन दोनों में रहेगी। फाइट दोनों में ही है। मुझे लगता है कि शायद बीजेपी को थोड़ा इसमें एडवांटेज हो। अब देखिए, जबरदस्त तरीके से इस वक्त घमासान है और एक के बाद एक कौन सी सीट पर कौन किस पर भारी है, ये चर्चा चल रही है। धीरे धीरे करके रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के द्वारा महागठबंधन से यहाँ नामांकन किया है और इस सीट पर जो है महागठबंधन की जीत होगी। इस बार हम एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ये महागठबंधन का कैंडिडेट रहने के बाद भी आपने यहाँ उम्मीदवारी दी, इसके पीछे क्या कारण है? ये तो मान लीजिए वो तो राज का काम है। हमारा जो पार्टी का जो सिंबल हमको मिला, प्राप्त हुआ, इसलिए हम यहाँ पर उम्मीदवारी अपना दिए। लगता है कि यहाँ दोस्ताना लड़ाई होगी क्या? ये तो लोकल सब लग रहा है कि लोकल और बाहरी की यहाँ जो लड़ाई चल रही थी, उसी को ध्यान में रख के यहाँ उम्मीदवारी बना दिया। हमारी पार्टी ये निर्णय। तो देखिए, आपने यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स की बात सुनी, यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बीके रवि, वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं लक्ष्मण पासवान, वो भी अपने जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन इस सीट पर क्या वीरेंद्र सिंह भारी पड़ जाएंगे? अब यही रणनीतिकारों का मान रहा है। हालांकि ये सीट, जैसा अभी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि ये सीट रामविलास पासवान के नाम इस सीट पर जरूर लिया जाता है, तो ये एलजेपी के खाते में क्यों नहीं गई, ये सवाल जरूर है। अगली सीट की आइए बात कर लेते हैं और ये सीट ऐसी है जिस पर फिर महागठबंधन के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा और ये सीट है राजा पाकड़ की। यहां की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी ही आमने सामने है, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट के बीच भी टक्कर है। यानी कि आप सोचिए, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट सभी मैदान में आ गए हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजा पाकड़ में सीपीआई ने मोहित पासवान को और कांग्रेस ने प्रतिमा दास को टिकट दिया है। तो वो सीटें भी हैं जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है और वो सीटें भी हैं जहां पर सीपीआई और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। उन्हीं में से एक सीट ये राजा पाकड़ की है। संजय जी, इस सीट के बारे में क्या लग रहा है? सीपीआई और कांग्रेस की भिड़ंत क्या फायदा दे जाएगी एनडीए को, या लग रहा है कि नहीं, इनमें से किसी एक का पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा तो निश्चित रूप से प्रतिमा दास का भारी रहता, लेकिन अब वहां सीपीआई भी लड़ गया तो फिर एडवांटेज एनडीए, फिर से एडवांटेज। यस डेफिनेटली। अच्छा, सीपीआई के लड़ने की क्या वजह समझ आ रही है सीट पर? उस इलाके में अपना वो लोग किसी जमाने में था अपना, तो बोलता है। मेन है कि अब सीपीआई का भी लोग तो बीच से ये लोग सब नेग्लिजिबल हो गया था, लेकिन पिछले चुनाव के बाद से इन सबों का बेस वोट आज की तारीख में अब सीपीआई वगैरह कह करके हम नहीं मानते हैं। सीपीएम में नहीं मान ले, सीपीआई एमएल का है कुछ बेस वोट। इस सारे लोग टिके हुए हैं तेजस्वी के वोट पर, यानी लालू यादव के वोट पर। जैसा उन्होंने कहा कि वोट स्टार्ट ही होता है 35-34% से स्टार्ट होता है, तो बाकी लोगों को तो 34 आने में उसके बाद ना आप जाइएगा ऊपर। तो अगर डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होता तो कहीं नहीं रहता एनडीए वहां पर। अगर सिर्फ प्रतिमा होती मैदान में, लेकिन अब सीपीआई ने उतार दिया तो मुश्किल हो गई। डिफिकल्ट हो गया और एज ऑफ कोर्स एनडीए को जाएगा। हाँ, कुछ देखिए, राजा पाकड़ रिजर्व सीट को महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने बड़ी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी यूनिटी के साथ ट्रायंगुलर फाइट बनाया है। यानी सब कैंडिडेट खड़े हो गए, कांग्रेस के खड़े हो गए, लेफ्ट के खड़े हो गए, आरजेडी के खड़े हो गए। यानी ट्रायंगुलर फाइट तो इन्होंने खुद बनाया है, उसको तो छोड़ दीजिए, वो राइवल जो है वो तो अलग ही है। तो ये तो एक
अजीब इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई है यहाँ। इंटरेस्टिंग पिक्चर बन गई है। थोड़ा सा राजा बोलिए, पाकड़ पे हम बता देते बताइए। हैं। राजा पाकड़ जो सुरक्षित सीट है वह वैशाली लोकसभा में पड़ता है, जहां तक हमको याद पड़ रहा है, और वह इस सिटिंग एमएलए हैं ये प्रतिमा दास। तो इसको जो फाइट की बात कही जा रही है वहां पर समझना पड़ेगा कि राजा पाकड़ से लगा हुआ जो असेंबली सेगमेंट है वह महनार का है। वह महनार किसका है? बीना सिंह जो सिटिंग एमएलए हैं अभी, वो पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी है। तो उस कालखंड में 2020 के विधानसभा चुनाव में ये लोग एक साथ में थे, तब उस सीट पर प्रतिमा दास उस सीट को निकाल सकी थी विद द कंसेंट ऑफ रामा सिंह। तो ये इसको समझना पड़ेगा। अब इस बार रामा सिंह की पत्नी नहीं लड़ रही हैं, आरजेडी के साथ नहीं है, रामा सिंह स्वयं नहीं है, तो ये इनके लिए बड़ी चुनौती प्रतिमा दास के लिए निश्चित रूप से बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऐसे तो परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं यही हम समझे हैं अभी तक। ये सीट अगर अभी के हिसाब से देखें तो ये सीट आपको लग रहा है कि एनडीए को एज है? बिल्कुल एज है, आपको एनडीए को इस सीट पर एज हम दिखाई पड़ रही है हमको, क्योंकि इसको गणित को थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना कि महनार हम इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि महनार इस बार जो है सो रामा सिंह जो पूर्व सांसद है उनकी पत्नी नहीं लड़ रही है। उस समय आरजेडी फोल्ड में थी, इस बार वो लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कही जाती है, रामा सिंह उनके साथ में है। तो ऐसे में आप निश्चित रूप से एनडीए को वहां पर फेवरेबल होगा, एनडीए के पक्ष में जाएगा वो सीट। यानी अगर नहीं भी उतरते, आमने सामने नहीं होते लेफ्ट और कांग्रेस के उम्मीदवार, तब भी ये सीट एनडीए के खाते में जा सकती थी। देखिए, इसमें जब हम फ्रेंडली फाइट की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो बेस वोट है उसकी बात तो एक है ही, लेकिन बिहार में चूंकि जातियों की बड़ी भूमिका इस मायने में भी है कि उम्मीदवार यदि उस जाति का है, भले ही वो संबंधित दल के बेस वोट से नहीं जुड़ा है, तो भी वो कुछ वोट ले जाता है। अब यहाँ इसका देखिए, सीपीआई के जो उम्मीदवार हैं मोहित पासवान, अब ये पासवान जाति के हैं, सुरक्षित सीट है। पासवान का वोट किसका? चिराग पासवान के नाते आप मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि मोहित जो भी वोट काटेंगे, सीपीआई का ठीक है, जो कैडर है अपना है वो रहेगा, लेकिन यदि पासवान उनको साथ देता है, चूंकि ऐसा देखा गया है कि जिस जाति का उम्मीदवार है उसको उस जाति का वोट अच्छा मिलता है, तो इस नजरिए से देखें तो एक पक्ष ये भी है कि पासवान का वोट जो एलजेपी का वोट है यानी एनडीए का वोट है वो सीपीआई ले लेगी। और सुरक्षित सीट में आप देखें तो पासवान और रविदास ये दो बड़ी जातियां हैं जिनका प्रतिशत अच्छा खासा है। तो मोटे तौर पर आप इसको ऐसे देख सकती हैं कि पासवान एनडीए के साथ है, चूंकि चिराग पासवान है। रविदास पर मानना पड़ेगा कि महागठबंधन की पकड़ है और माले की वजह से ये पकड़ और मजबूत हुई है उनकी। प्रतिमा दास रविदास समाज से हैं, तो इस नजरिए से देखें कि बाकी चीजें तो ठीक है जो कह रहे हैं रवि जी और तमाम लोग, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जिस जाति का उम्मीदवार है वो अपनी जाति का वोट तब भी ले लेगा जबकि उस पार्टी के बेस वोट से उसको जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, यानी फ्रेंडली फाइट जो है ज्यादातर सीटों पर, जितनी सीटों की अभी तक हमने चर्चा की है, ज्यादातर सीटों पर ये महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचा रहा है। सिर्फ अगर रोसड़ा सीट को हम छोड़ दें, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि सीट एलजेपी के खाते में अगर जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी फ्रेंडली फाइट है, एक दूसरे का अगर वोट काटेंगे तो नुकसान महागठबंधन को हो सकता है, एनडीए को एज मिल सकती है।